हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कल जो टॉपिक अपन ने देखा था भारत के प्रायद्वीपीय पठार, उसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए थे। तो वो उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपना टॉपिक आज का देखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, अगर आप इस चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए प्राइम टाइम क्लासेस। पहला प्रश्न है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर स्थित कहाँ पर है? तो ये आपके अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो आपकी है वो अरावली पर्वतमाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्कन का पठार स्थित है। तो दक्कन का पठार अपन ने मानचित्र में भी देख लिया था कहाँ स्थित है। आपका महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, गोवा में भी इसका विस्तार है, और कर्नाटक में है। तो उपयुक्त सभी में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। तो दक्कन का जो पठार है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तीनों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोदा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ी के संदर्भ में एक चीज़ याद रखना है कि ये वो पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाती है। तो मिलाने वाली पहाड़ी कौन सी है? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अमरकंटक किसका भाग है? तो अमरकंटक सतपुड़ा का भाग है, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, सबसे ऊंचा जो अमरकंटक है ये सतपुड़ा का भाग है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो ये आपका रांची झारखंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं ये प्रश्न। ठीक है, ये था कल के टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, भौतिक दृष्टि से और बनावट और संरचना। हिमालय अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र कंप्लीट हो गया, फिर तटीय मैदान व द्वीप समूह अपन ने कंप्लीट कर लिया, प्रायद्वीपीय पठारी भाग अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टॉपिक। देखिए, यहाँ पर ये वाला आपका भौतिक दृष्टि से कंप्लीट हो गया। अब बनावट और सजावट की दृष्टि से अगर बात करें तो हिमालय आपका सेम टॉपिक है, गंगा ब्रह्मपुत्र सेम है, तटीय मैदान सेम है, द्वीप समूह सेम है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग सेम है। अब अपन आज बात करेंगे इसका लास्ट टॉपिक, पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। बात करें पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल बोल दो या फिर इसको बोल दो थार का मरुस्थल, क्योंकि आपको पता है भारत के पश्चिम में एक ही मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल या पश्चिम का मरुस्थल दोनों सेम ही चीज़ है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपन को इसमें पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सब कुछ चीज़ें मानचित्र से देखेंगे, उससे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस देख लीजिए जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐसा कहा गया कि वर्तमान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर पूर्व में टैथिस नामक सागर था। तो पूर्व में क्या था? टैथिस नामक सागर था। कहाँ पर था? जहाँ पर अभी थार का मरुस्थल है। तो ये सागर कैसे ख़त्म हुआ? ऐसा कहा जाता है कि इसमें काफ़ी सारी नदियाँ आकर अपना जल गिराती थी, और जब वो जल गिराती थी तो अपने साथ में क्या लेके आती थी? मिट्टी लेके आती थी। तो जब वो मिट्टी साथ में लेके आती थी तो रेगुलर जब पानी गिराएगी और मिट्टी लेके आएंगी तो ये जो है, ये सागर कम गहरा होता चला गया और छिलछिला होता गया, जिसके कारण क्या हो गया कि जो ये इसकी गहराई है सागर की वो कम होती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि ये पूर्णतः ज़मीन के समांतर आ गया और फुल। तो ये एक रीज़न है कि जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो है मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। देखिए, और भी खूब सारे रीज़न है, सारे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि वर्तमान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर पूर्व में क्या था? टैथिस नामक सागर हुआ करता था। ठीक है, जो नदियों के द्वारा बहाकर ला गई मिट्टी के कारण छिलछिला होता गया, मतलब कम गहरा होता गया, और वो एक समय ऐसा है कि ज़मीन के समांतर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख कारण क्या है जिसके कारण ये सागर जो है किस में परिवर्तित हो गया? आपका मरुस्थल में। सबसे पहला कारण आपका है पछुआ पवनों के कारण, पछुआ पवनों के कारण। अब ये पछुआ पवनें क्या होती हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है आपका, ये इंडिया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं अपने मैप में भी। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये आपका कौन सा है? ये आपका है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। और आपको पता है अफ्रीका में एक मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल।
तो क्या होता था, पछुआ पवने वो पवने होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, मतलब इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से पछुआ पवने। तो हुआ क्या कि ये जो पछुआ पवने हैं ये अपने साथ में अफ्रीका से, जो थार का मरुस्थल है वहाँ से रेत उठा के साथ में लेके आते हुए इस तरीके से यहाँ पर आकर इकट्ठी कर देती थी। इस तरीके से ये पवने चलती थी, और ये पवने चलने के कारण क्या होता था कि ये मिट्टी साथ में लाती थी, और मिट्टी साथ में लाके कहाँ इकट्ठी कर देती थी, इस वाले क्षेत्र में इकट्ठी कर देती थी। तो ये क्षेत्र जो है ये किस में परिवर्तित हो गया, ये आपका परिवर्तित हो गया मरुस्थल में। तो ये कितने क्षेत्र को कवर करता है इंडिया में, ये देखिए राजस्थान के लगभग मोस्टली पार्ट जो है वो राजस्थान में है इसका। और यहाँ पर जो है ये दूसरा पाकिस्तान में भी आपको थोड़ा बहुत इसका भाग देखने को मिलता है। अब देखते हैं, देखिए ये तो आपको समझ में आ गई पछुआ पवनें क्या होती हैं और किस तरीके से बहती हैं और कहाँ से आई। तो पछुआ पवनों के कारण जो आपका है सहारा मरुस्थल की मिट्टी के निक्षेप के कारण, तो आपको समझ में आ गया पछुआ पवनों के कारण सहारा मरुस्थल की मिट्टी जो है वो अपने साथ लेके आती थी और कहाँ निक्षेपित कर देती थी, भारत के पश्चिम में निक्षेपित कर देती थी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है वनों की कटाई। अब यहाँ पे जो वन थे उसकी लगातार कटाई होती गई, और कटाई होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर उस टाइम पे लकड़ियों की आवश्यकता हो, या फिर किसी और कारण से, जो प्रोडक्शन के कारण से या किसी और कारण से वहाँ पर कटाई हुआ करती थी, जिसके कारण भी जो है यहाँ पर मरुस्थल बनने का एक रीज़न है। तीसरा कारण है आपका अनियंत्रित पशुचारण। ये कई बार कारण पूछ लेते हैं, सिंपल है, आपको याद होने चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण मतलब वहाँ पे अथाक में आपका पशुचारण चल रहा है, कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। नेक्स्ट आपका है बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो ज़रूरतें बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या है कि लकड़ी की भी नीड बढ़ेगी, और उसके कारण उन्होंने क्या करा कि लकड़ियों को काटा और वहाँ के जो वन है उसको प्रयोग में लेने लगे लोग। तो वो भी एक रीज़न है कि ना मरुस्थल में कन्वर्ट हुआ वो। फिर एक रीज़न होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी अपने आप में, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक रीज़न है जो थार का मरुस्थल की उत्पत्ति का एक कारण है। अब ये अपन देख चुके कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या था, कुछ पहले इतिहास देख चुके। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ एक। देखिए सबसे पहला कि यहाँ पर कुल लंबाई कितनी है इसकी। अगर कुल लंबाई की बात करें थार के मरुस्थल की, तो आपको लंबाई देखने को मिलती है 640 किलोमीटर की। वहीं अगर बात करें कुल चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो आपको देखने को मिलती है वो लगभग 300 किलोमीटर की देखने को मिलती है। अगर बात करें औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई जो है आपकी वो लगभग आपको 200 से 300 मीटर की देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऊंचाई तो आपको 200 से 300 मीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, और लंबाई आपकी 640 किलोमीटर की देखने को मिलती है। वहीं बात करें अगर क्षेत्रफल की, कि यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है इसका भारत में, तो ये है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। इतना जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, वो आपके थार के मरुस्थल से घिरा हुआ है। वहीं एक चीज़ और याद रखना कि जनसंख्या के बारे में मैं बताता हूँ कि राजस्थान की जितनी भी कुल जनसंख्या है ना, उसकी 40% जनसंख्या जो है ना वो कहाँ निवास करती है, वो आपकी निवास करती है थार के मरुस्थल में। और ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल है। मतलब ये एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है। अगर दोस्तों आप किसी भी राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान पटवारी हो, रीट हो, या राजस्थान हाईकोर्ट हो, या फिर राजस्थान पुलिस हो, या फिर ग्राम सेवक, किसी भी आप राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के सारे लेक्चर जब करवाए थे उसमें मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मैंने इवन आपको ज़िले भी बताए कि किस किस ज़िले में फैला हुआ है, कितना प्रतिशत फैला हुआ है, वो भी मैंने आपको पूर्णतः समझाया है। तो वो भी आप ज़रूर एक बार लेक्चर्स देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो।
और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। राजस्थान के कंप्लीट लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने ज्योग्राफी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं क्योंकि अपन अभी फ़िलहाल इसमें इंडियन ज्योग्राफी में देख रहे हैं तो इतना डीप नहीं है जितना राजस्थान ज्योग्राफी में अपन को थार का मरुस्थल पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं एक चीज़ और याद रखना, अगर आप इसमें बात करें थार के मरुस्थल में, तो यहाँ पर उच्च तापांतर देखने को मिलता है। उच्च तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि थार के मरुस्थल में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत अधिक देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्र जैसे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, कुछ क्षेत्र में बहुत कम होता है। वो उसकी वहाँ की वनस्पति और उस पर निर्धारित होता है। अब अगर अपन बात करें वनस्पति के बारे में, तो वनस्पति जो यहाँ की कैसी वनस्पति होती है, तो अगर बात करें आकार की, तो आकार दोस्तों इसमें ये याद रखना 1 से 2 मीटर तक ऊंची आपको यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। उस एक कितने ऊंचे देखने को मिलते हैं? 1 से 2 मीटर तक। बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, तो काफ़ी ऊंची वनस्पति देखने को मिलती है। दूसरी बात करें, झाड़ीदार पेड़ आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, छोटे या फिर कांटेदार कांटेदार पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। जड़ें गहरी होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं पानी की कमी है, तो जो पेड़ पौधे अपना पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो नीचे तक अपनी जड़ें फैला लेते हैं। तो जड़ें गहरी हो गई। नेक्स्ट है इसका, यहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनका जो तना होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है। ठीक है, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। वनस्पति के संदर्भ में देख लीजिएगा, कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और बात करते हैं इसमें, देखिए कि इसका जो ये मरुस्थल है, इसकी ढाल की अगर बात करें तो इसकी जो ढाल है दोस्तों वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक इसकी ढाल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो थार का मरुस्थल है उसकी ढाल किस तरफ देखने को मिलती है, तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक इसकी ढाल आपको देखने को मिलती है। वहीं एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी याद रखना कि आपको पता है जो भारत है उसको अलग अलग समवर्षा रेखा, मतलब जितनी भी वहाँ पर वर्षा होती है उस हिसाब से उसको विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आपको पता है इंडिया को डिफरेंट मतलब लाइंस में डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर के मतलब रेन के अकॉर्डिंग, वर्षा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये जो है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है इसे। ये क्या करती है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, तो उसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों इसमें से जो भी प्रश्न निकलते हैं वो डायरेक्ट सीधे टू द पॉइंट निकलते हैं। जैसे चौड़ाई पूछ लेते हैं, लंबाई पूछ लेते हैं, औसत ऊंचाई पूछ लेते हैं, क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल कौन सा है, या फिर पूछ लेते हैं कि ना तापांतर कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है। इस तरीके से ऑप्शंस देके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर आप इंडियन इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में थार का मरुस्थल काफ़ी छोटा टॉपिक है। और वहीं अगर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी में विस्तृत रूप से इसकी जानकारी है, और वो जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो वो वीडियो भी मैंने कंप्लीट बना रखा है इसके बारे में। ये जो है ये इसमें इतना सफिशेंट है आप लोगों के लिए अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके थार के मरुस्थल से रिलेटेड। तो वीडियो तो यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस और न्यूज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं उसके रिगार्डिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।